गिद्ध ने बताई है। औरतें के बारे में 8 गंदी बातें कड़वा है पर सच है दोस्तों। घने जंगल में एक बरगद के पेड़ पर एक गिद्ध अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन जब वे विश्राम कर रहे थे, गिद्ध की पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, मैं आज कुछ नया और रोचक सुनना चाहती हूँ जो आपने पहले कभी नहीं बताया। गिद्ध मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से औरतों के बारे में कुछ कठोर परंतु सत्य 8 बातें बताऊंगा जिसे जानने के बाद कोई भी पुरुष धोखा नहीं खाएगा। एक समय की बात है। एक संपन्न किसान के घर जुड़वा संतानें पैदा हुई। एक पुत्र रोहन और एक पुत्री कमला। समय बीतता गया और जब वे विवाह योग्य हुए तो किसान ने अपनी बेटी कमला का विवाह एक अमीर व्यापारी के बेटे से कर दिया। बेटी विदा हो गई, लेकिन किसान को अपने बेटे के विवाह की चिंता सताने लगी। कुछ समय बाद किसान गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। रोहन ने पिता के इलाज में अपनी सारी संपत्ति लगा दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन किसान ने बेटे को बुलाया और कहा, पुत्र, कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती। तुम्हें अब अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। किसान ने बेटे का विवाह एक साधारण लड़की से करवा दिया और कुछ समय बाद संसार से विदा हो गया। अब रोहन के पास कुछ भी नहीं बचा था। मजबूरी में वो अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर मजदूरी करने लगा। उधर कमला अपने अमीर ससुराल में ऐशो आराम से रहने लगी। जब उसे अपने भाई की दुर्दशा के बारे में पता चला तो उसने उससे दूरी बना ली। उसे डर था कि यदि रोहन उसके घर आया तो समाज में उसकी बदनामी होगी। इसीलिए ना तो उसने भाई को बुलाया और ना ही कभी मिलने गई। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद कमला के बेटे का विवाह तय हुआ, लेकिन उसने अपने भाई को बुलाना जरूरी नहीं समझा। जब रोहन को ये पता चला तो उसने खुशी खुशी अपनी पत्नी को बताया कि उसकी बहन के बेटे की शादी हो रही है। पत्नी सुशीला भी खुश हो गई और बोली, चलो इसी बहाने ननद से मिल लूंगी और उनका घर देखूंगी। लेकिन फिर उसने पूछा, क्या ननद ने हमें निमंत्रण भेजा है? रोहन ये सुनकर चुप रह गया। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, नेवता तो नहीं आया है, पर मुझे दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वो है तो हमारी बहन का ही बेटा। तब सुशीला अपने पति से कहती है, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपके लिए भी वहां जाना सही नहीं होगा। रोहन अपनी पत्नी को समझाता है, प्रिय, कमला के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमें नेवता भिजवाया हो लेकिन वो हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो करके मेरे साथ बहन के घर चलो। अपने पति की इन बातों को सुनकर सुशीला कहने लगती है, हे स्वामी, यदि आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रोहन कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला कमला की ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन देवरानी और जेठानी उसे ताना मारे और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। इतना कहकर रोहन घर के अंदर से बाहर चला जाता है। इधर गिद्ध अपनी पत्नी को आगे कहानी सुनाते हुए कहता है, प्रिय, रोहन बहुत ही गरीब हो चुका था। उसके पास भांजे के लिए वस्त्र खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो किसी से पैसे उधार लेता है और उन पैसों से अपनी बहन कमला और अपने बहनोई के लिए सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन की ससुराल के लिए निकल पड़ता है। पैदल चलते चलते रोहन को सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर वो अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर ही खड़े होकर अपनी बहन के आने का इंतजार करता है। तभी कमला की जेठानी की नजर रोहन पर पड़ जाती है और वह उसे पहचान लेती है। रोहन को देखने के बाद कमला की जेठानी जाकर कमला को बताती है, कमला, आज तेरा भाई तेरे घर आया है। वो तेरे दरवाजे पर खड़ा है। अपनी जेठानी के मुख से ये बातें सुनती है तो वो उसे पूछने लगती है, बहन, यदि तुमने मेरे भाई को मेरे द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे ये बताओ कि वो किस हालत में आया है और उसने कैसे कपड़े पहने हैं। उसकी जेठानी कहती है, तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर रोहन अपनी बहन के घर के बाहर खड़ा था, ये सोचकर कि वर्षों बाद वो अपनी बहन से मिलेगा। जब कमला को खबर मिली
कि उसका भाई दरवाजे पर खड़ा है तो वो नाराज हो गई और किसी की नजरों में आए बिना चुपचाप बाहर निकली। जैसे ही रोहन ने अपनी बहन को देखा, उसकी आंखें खुशी से छलक उठी। उसे देखकर वह भावुक हो गया, लेकिन कमला ने उसे तुरंत अंदर खींच लिया और सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाकर बोली, बताओ किसने तुम्हें बुलाया? रोहन मुस्कुराया और बोला, बहन तुमने भले ही मुझे भूल गया, लेकिन मुझे किसी और से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और भांजे के लिए कुछ उपहार लेकर आया हूं। कमला गुस्से में बोली, भाई तुम्हें इस तरह बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए था। फटे पुराने कपड़ों में चले आए तुम्हें। मेरी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। खुद की इज्जत नहीं तो कम से कम मेरी तो सोची होती। कमला के कठोर शब्द सुनकर रोहन का दिल टूट गया। उसने झुककर बहन के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दो बहन, मेरा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था। मैं बस तुम्हारे बेटे की शादी में शामिल होने ने और तुम्हारे लिए कुछ लाने आया था। अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरे आने से तुम्हें इतना दुख होगा तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। कमला का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वो गंभीर होकर बोली, अब जब आ ही गए हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जब तक शादी खत्म नहीं हो जाती तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रोहन ने सिर झुका लिया और बोला, जैसा तुम कहो बहन। कमला आगे बोली, भोजन की चिंता मत करना, मैं खुद कमरे में थाली रख जाऊंगी। जब शादी पूरी हो जाए तो तुम चुपचाप पिछवाड़े के दरवाजे से चले जाना। रोहन ने दर्द भरी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है कि मैं तुम्हारे और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूं तुम उन्हें रख लो। मैं इन्हें तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। तब कमला अपने भाई से कपड़ लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा देती है। रोहन उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। दो इतनी कहानी सुनाने के बाद वो गिद्ध कुछ समय के लिए चुप हो जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है, प्राणनाथ, कहानी बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, आप आगे की कहानी भी सुनाइए। तब गिद्ध आगे कहानी सुनाते हुए कहता है, प्रिय, इधर तो रोहन उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहन मेरे लिए भोजन लेकर लौटकर वापस आएगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उधर वो निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू कामकाज में लग जाती है और भाई को भूल जाती है। शादी के कामों में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि उसका भाई उस कमरे में बंद है और उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। प्रिय, समय बीतने के साथ साथ भूख और प्यास रोहन की हालत बिगड़ने लगती है। वो कमजोर पड़ने लगता है और घबराकर बहन को आवाज देता है, लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। 3 दिन तक वो उसी अंधेरे कमरे में तड़पता रहता है। इस दौरान उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद सताने लगती है। वो सोचता है, अगर मैं यही भूख से मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, वे कैसे झेल लेंगे। ये सोचते सोचते उसकी आंखें भारी होने लगती है और वो बेहोशी की कगार पर पहुंच जाता है। उधर कमला की जेठानी किसी काम से उस कमरे के पास से गुजर रही होती है। अचानक रोहन को दरवाजे के बाहर पायल की आवाज सुनाई देती है। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वो दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। आवाज सुनकर जेठानी ठिठक जाती है और चौंक कर दरवाजे की ओर बढ़ती है। जब वह दरवाजा खोलती है और अंदर रोहन को देखती है तो हैरान रह जाती है। वो तुरंत पूछती है, भाई तुम यहाँ इस हाल में कैसे बंद हो गए? रोहन चुप रहता है, लेकिन जब जेठानी दोबारा पूछती है तो वो सच्चाई छुपाने का फैसला करता है। वो हल्की हंसी के साथ कहता है, बहन मैं आराम कर रहा था, लेकिन गलती से किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी। अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं यही दम तोड़ देता। इसके बाद वो चुपचाप घर के पिछले दरवाजे से निकल जाता है और अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगता है। 3 दिनों तक भूखा प्यासा रहने के कारण उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। रास्ते में चलते चलते उसे चक्कर आने लगता है। उसकी नजरें धुंधली होने लगती है और जैसे ही वो गिरने वाला होता है तभी अचानक एक बूढ़ी माँ वहां आ जाती है। वो तेजी से आगे बढ़ती है और रोहन को गिरने से पहले ही
थाम लेती है गिद्ध आगे। कहता है प्रिय, जिस बूढ़ी माँ की गोद में वो बेचारा रोहन लेटा हुआ था, वो बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी। इधर रोहन की पत्नी सुशीला उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब रोहन चक्कर खाकर गिरने वाला होता है तो उसी समय देवी प्रकट होकर रोहन को संभाल लेती है और उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसे सुला लेती है। जब रोहन को होश आता है तो वो देवी माँ को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चल लगता है। तभी बूढ़ी माँ कहती है, बेटा तुम कहां से आ रहे थे और इधर कहां जा रहे हो? तब रोहन बताता है, हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ और इधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ रोहन से कहती है, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब रोहन कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी माँ पूछती है, बेटा यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो और जैसा कि तुमने बताया कि वहां शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा? बूढ़ी माँ के मुख से रोहन की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो बूढ़ी माँ जो वास्तव में देवी माँ थी को पूरी आपबीती सुना देता है। सारी घटना सुनने के बाद बूढ़ी माँ उसे स्नेह से देखती है और कहती है, पुत्र जो बीत गया उसे भूल जाओ, चिंता मत करो। वो आगे कहती है, यही पास में मेरा एक बगीचा है जहां तरह तरह के फल लगे हैं, तो वहां जाओ और फल खाकर अपनी भूख मिटाओ। 3 दिनों से तुम्हारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी साथ ले जाना। जब तुम घर पहुंचोगे तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के घर से क्या लाए हो। तब तुम कह देना कि तुम्हारी बहन ने ये फल उनके लिए भेजे हैं। इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी और तुम उनके सामने शर्मिंदा भी नहीं होंगे। बूढ़ी माँ की बात सुनकर रोहन उनके कहे अनुसार उस बगीचे में चला जाता है। वहां तरह तरह के स्वादिष्ट फल लगे होते हैं। वो पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगता है। जब उसकी भूख मिट जाती है तो कुछ फल अपने झोले में भी भर लेता है ताकि अपने परिवार के लिए भी कुछ ले जा सके है। ये सब करने के बाद रोहन उस बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चल पड़ता है। तब बूढ़ी माँ रोहन से कहती है, हे पुत्र, जाते समय मेरी ये 8 बातें सुनते जाओ, ये तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। इस प्रकार बड़ माँ रोहन को 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुनकर रोहन अपने घर के लिए चल देता है। जब रोहन फलों से भरा हुआ थैला लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसके छोटे छोटे बच्चे और उसकी पत्नी सुशीला उसके पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? ये सुनकर रोहन अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा देता है और थैला देने के बाद घर से बाहर निकल जाता है। रोहन के जाने के बाद उसकी पत्नी जब उसको खोलकर देखती है तो थैले का नजारा देखकर वो एकदम से हैरान रह जाती है और दौड़कर अपने पति के पास पहुंचती है। अपने पति के पास पहुंचकर वो कहती है, तुम तो शादी में गए थे, आखिर तुम लेकर क्या आए हो? अपनी पत्नी की बात सुनकर रोहन सोचने लगता है कि शायद घर वालों को फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए उसकी पत्नी उससे ऐसा पूछ रही है। वो सोचता है कि उसे अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब रोहन अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वो मैंने लाकर तुम्हें दे दिया है। अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों में बांट दो। तब पत्नी कहती है, पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर आकर देखो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। ये कहकर सुशीला अपने पति को पकड़कर घर ले जाती है और कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। इतना कहकर सुशीला रोहन के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते उसमें से हीरे, मोती, सोने, चांदी के आभूषण निकलते हैं। सुशीला कहती है, आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपाकर हीरे मोती भेजे हैं। जब ये नजारा रोहन देखता है तो समझ जाता है कि जो बूढ़ी माँ उसे रास्ते में मिली थी वो साधारण महिला नहीं बल्कि देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता और मन ही मन उस बूढ़ी माँ को धन्यवाद देता है। प्रिय दर्शकों, गिद्ध आगे की कहानी सुनाते हुए कहता है, प्रिय, इस प्रकार से रोहन को बहुत सारा धन मिल जाता है
और वो फिर से अमीर बन जाता है। कुछ समय बाद रोहन अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक आलीशान महल बनवा है और बड़ी शान शौकत से राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। नगर के सभी लोग भी रोहन को देखकर उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे जब रोहन का महल तैयार हो जाता है और उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तो एक दिन रोहन की पत्नी सुशीला उससे कहती है, आज सावन का महीना आने वाला है और सावन में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती है, इसीलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाकर मेरी ननद को घर बुला लाओ। इसी बहाने वो अपने पीहर घुमा आएंगी और मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। रोहन जब अपनी पत्नी की ये बात सुनता है तो उसकी बात मानकर अपनी बहन के ससुराल चल देता है। कुछ समय बाद वो अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। एक बार फिर से वो उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां वो कुछ दिन पहले खड़ा था। उसी समय कमला की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखकर दौड़ती हुई कमला के पास जाती है और कहती है, कमला बहन, आज तो तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से ये बात सुनकर कमला कहती है, बहन, कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल कमला ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है, कमला, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं बल्कि राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे 4-4 सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ खड़ी। एक बार जाकर तो देखो। कमला जो अपनी जेठानी के मुख से ये बातें सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं होता। सच्चाई जानने के लिए वो अपने भाई को छुपकर देखने लगती है। जैसे ही कमला ने अपने भाई के उस रूप को निहारा तो उसके ठाट बाट को देखकर वो एकदम चकित रह गई। वो सोचने लगी, कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल भिखारी था, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक वो एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो रोहन की बहन कमला आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद कमला अपने भाई को बड़े आदर पूर्वक अपने घर में बुला ले जाती है और कहती है, भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपनी बहन के मुख से ये बातें सुनकर रोहन कहने लगता है, बहना, कोई बात नहीं, उस समय हमारे दिन अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूं। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। ये सुनकर कला खुशी खुशी अपने भाई के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और रथ में बैठकर अपने भाई के साथ चल देती है। इस प्रकार जब रोहन की बहन अपने मायके पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वो देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हुए हैं, साथ ही अन्न के भंडार भी भरे हुए हैं। कमला अपने भाई की ऐसी स्थिति देखकर हैरान रह जाती। उधर रोहन की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है और उसे 7 दिनों तक पलकों पर बिठाकर रखती है। सुशीला को लगता था कि ये सारी शान शौकत उनकी ननद की वजह से हुई है। उसे लगता था कि अपनी ननद की मदद के कारण ही वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि रोहन ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने का कारण नहीं बताया था। कुछ दिन बीतने के बाद जब रोहन की बहन कमला के ससुराल जाने का समय आता है तो रोहन की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है, पिया जी, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाए, इसलिए तुम बाजार चले जाओ और वहां जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर रोहन घर से चला जाता है और एक मोची की दुकान पर पहुंचता है। वो मोची से कहता है, मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन इसे बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। तब रोहन कहता है, मोची भाई, मैं तुम्हें मुंह मांग पैसा दूंगा, लेकिन ऐसी जूतियां बना दो कि जब भी मेरी बहन इन्हें पहने और चलने लगे तो ये बारी बारी से इन 8 बातों को बोले। इसके बाद
रोहन मोची को ज्ञान की 8 बातें बताने लगता है, जो बातें बूढ़ी माँ ने उसे चलते समय बताई थी। रोहन मोची से कहता है, मोची भाई, अब मैं तुम्हें 8 ज्ञान की बातें मैं बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार रोहन बारी बारी से वह बातें मोची को सुनाता है। पहली बात बताया है, मानव ज्ञान की बातें कहीं मत भूल, अज्ञानता निर्धनता का मोल है। दूसरी बात बताता है, जो व्यक्ति समय के भरोसे बैठा रहता है वो सदा गरीब रहता है, बिना काम किए उसका नसीब कभी नहीं बदलता। तीसरी बात बताता है, जो व्यक्ति आलस्य करता है वो सदा परिवर्तनहीन रहता है, जो कर्म नहीं करता वो स्वयं को गरीब बना लेता है। चौथी बात बताता है, गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, ज्ञान हासिल करके इसे दूर करो, दोष समय को मत दो और मजबूर मत बनो, कर्म साधना में जुट जाओ और गरीबी को दूर करो। पांचवी बात इस प्रकार बताता है, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता और सदा नसीब को कोसता है वो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और गरीब ही बना रहता है। छठी बात इस तरह बताता है, अज्ञानी व्यक्ति पर गरीबी हमेशा विजय प्राप्त करती है, लेकिन युद्ध में ज्ञान सदा हथियार बनता है। सातवीं बात इस प्रकार बताता है, मोची भाई मेरी बहन, जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस यही बात बोले। पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए। गरीब रोहन मोची से कहता है, मोची भाई ऐसी 8 बातें बोलने वाली जूतियां बना दो। जब ये जूतियां बोलेगी और मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसे पैसों के घमंड में आकर अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। फिर गिद्ध अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, इस प्रकार रोहन ने उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाई और उन जूतियां को ले जाकर अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे दिया। कमला के हाथों में सोने चांदी की जूतियां देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। विदा लेकर वो अपने ससुराल लौटती है। वहां पहुंचते ही उसकी देवरानी और जेठानी पूछने लगती है, कमला तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया? कमला मुस्कुराकर सभी को वो जूतियां दिखाती है और कहती, देखो मेरे भाई ने मुझे हीरे मोती जड़ी सोने चांदी की जूतियां दी है। फिर जैसे ही वो जूतियां पहनकर चलती है, वे अचानक बोल पड़ती है, धन दौलत से जुड़े रिश्ते, तहजीब भी बिखर गई, पैसों के इस बाजार में हर भावना मर गई। कमला ये सुनते ही स्तब्ध रह जाती है। उसे अपने की पर पछतावा होने लगता है। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर उसकी जेठानी पूछती है, कमला अचानक तुम्हें क्या हो गया? कमला भर राय गले से जवाब देती है, मैंने अपने भाई को कितनी कठोर बातें कह दी, उसकी भूख प्यास की भी परवाह नहीं की, लेकिन देखो उसने फिर भी मुझे इतना कीमती उपहार दिया। अब मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है। तब उसकी जेठानी उसे सांत्वना देते हुए कहती है, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन आगे से कभी किसी को अपमानित मत करना, क्योंकि जो धन का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसके बाद वो कमला को 8 महत्वपूर्ण बातें समझाती है। जो लोग रात में झूठे बर्तन छोड़ देते हैं और भोजन बर्बाद करते हैं, वे जल्द ही दरिद्र हो जाते हैं। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है वहां देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। जो महिलाएं सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाती है और चूल्हा जलाती है, उनके घर में गरीबी आ जाती है। जिस घर में धन का आदर नहीं होता और पैसों को फी खर्ची में उड़ाया जाता है, वहां लक्ष्मी जी ठहरती नहीं। जो लोग अपने धन के घमंड में दूसरों को अपमानित करते हैं, उनसे भी लक्ष्मी रूठ जाती है। जो लोग आलसी होते हैं और अपने कामों को टालते रहते हैं, उन्हें भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपने बड़ों का आदर नहीं करते और कठोर वचन बोलते हैं, वे भी धन संपत्ति खो देते हैं। जो लोग अतिथियों और जरूरतमंदों का सम्मान नहीं करते, उन्हें भी लक्ष्मी त्याग देती है। इसके बाद गिद्ध अपनी पत्नी से कहता है, इस प्रकार रोहन की बहन कमला पूरी तरह बदल गई। उसे एहसास हो गया कि धन संपत्ति तो आनी जानी है, लेकिन इंसानियत और रिश्तों की कीमत सबसे ऊपर है। मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।